हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक हैं और इस पीडीएफ में 6 के 6 टॉपिक्स को समराइज करके जैसे हमें स्कूल में आंसर शीट में रिप्रेजेंट करना है, मैंने वैसे ही उन सब चीज़ों को कराया है। आप इस चैप्टर के पीडीएफ या तो डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज आपके पास हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को प्रॉपरली मैंने फ्लो चार्ट से बताया है, जिस तरीके से बताया है, जिस तरीके से बताऊंगी पूरे चैप्टर में उन आंसर्स को उन्हीं फॉर्म में लिखना है और उसी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम पहले शुरू के 2 टॉपिक रिवाइज कर चुके थे, हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, जिसका नाम था आसन और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, और दूसरा टॉपिक था हमारा ओबेसिटी। ठीक है, तो हम ओबेसिटी टॉपिक जो था वो हम कर चुके थे। पहले के जो 2 आसन है वो आपको एक क्विक रिवीजन के साथ मैं आगे अभी स्टार्ट करा रही हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। यहाँ तक सब कुछ ओके है? फाइन, तो हम बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज आसन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। मेरी स्क्रीन भी विजिबल है, अदरवाइज आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, आसन एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर। आसन क्या होता है? आसन हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन एंड बैलेंस। आसन क्या हेल्प करता है? हमारी क्या चीज इंप्रूव करता है? हमारी हेल्थ को, स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को, कंसंट्रेशन को और बैलेंस को। अगर हम पतंजलि के हिसाब से देखें तो उन्होंने हमें कोट दिया था। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था और उसका मीनिंग भी बताया था। अगर आपसे आसन पूछा जाए क्या है और उसका एक शॉर्ट इंट्रो, तो आपको ये पोजीशन लिखनी है। ये बहुत इजी सिंपलीस्ट तरीके से मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ आसन का टॉपिक था हमारी बुक में, जिसमें हमने 3 तरीके के क्लासिफिकेशन को देखा था। ठीक है, एक था हमारा मेडिटेटिव, दूसरा था रिलैक्सेटिव और तीसरा था हमारा करेक्टिव। जिस तरीके से मैंने इस पूरी पीडीएफ में पॉइंटर्स दिए हैं, फ्लो चार्ट दिए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, आपको उसी तरीके से कोई भी आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड आता है, किसी भी रिगार्डिंग आसन के रिगार्डिंग या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको उसी फॉर्म में लिखोगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो मेडिटेटिव के अंदर अब आपको उसको कैसे क्लासिफाई करना है, मैंने यहाँ पर आपको ऐसे 3 तरीके से बता दिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है? अगर आप कोई मेडिटेटिव आसन करोगे तो आपकी मेडिटेशन इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। और 2 नीचे एग्जाम्पल, इसमें ना ही आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है, आप समझ रहे हो, ना ही इसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। ठीक है, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आप फालतू के आंसर लिख रहे होगे जो आपको नहीं आते। इट्स बेटर कि आप कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिख दो। तो और ये याद करने में भी इजी है कि आपको कुछ टिपिकल वर्ड्स ही याद रखने हैं। फिर आप देखोगे रिलैक्सेटिव कौन सा है, जिसमें हमारा रिड्यूस फैटिग होता है, स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स करती है। और फिर बाद में लास्ट में 2 आसन के नाम। फिर है करेक्टिव। करेक्टिव क्या होता है? आसन, करेक्टिव आसन मैंने आपको बताया था, जो हमारे पोस्चर्स को क्या करता है? करेक्ट करता है। ठीक है, हमारी डिफॉर्मिटीज को क्या करता है? डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है बेटा, जब हम हमारी बॉडी नॉर्मल स्ट्रक्चर से हटके उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, दैट चेंजेस विल नॉट कंफर्टेबल, वो चेंजेस आपको कंफर्टेबल नहीं कराएंगे। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील कराएंगे। तो आसन करेक्टिव आसन किस लिए हेल्पफुल है? कि आपकी बॉडी के पोस्चर्स को क्या कर दे? वो करेक्ट कर दे। ठीक है, यहाँ पर 2 आसन के नाम फिर अगेन दे रखे, ये 2 आसन के नाम। कुछ जगहों पर आपको टिपिकल जैसे दिया गया है वैसे ही याद करना है। तो ये जो पूरी टेबल है आपको एज इट इज ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, आसन के बेनिफिट क्या होते हैं ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसलिए दिखाया है। हम मान के चलते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, या आपको आसन का टॉपिक, आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है, या कोई भी एक्सरसाइज टॉपिक आपका छूट रहा है और आपको वो आता है आंसर, ठीक है, आप उसकी हेडिंग बनाने की पोजीशन में नहीं हो पेपर में, या फिर आप उसको पॉइंटर्स में लिखने की पोजीशन में नहीं हो, बस आपको कट टू कट पॉइंट्स आते हैं और टाइम निकल रहा है, कुछ भी इसमें से कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपको इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसे तरीके से आपको क्या करना है? फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें बेनिफिट ये है कि आपको जो भी आपने जैसे भी करा है वो आपको एज इट इज आपको लिखोगे और उसको ऐसे ही नंबर मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, अनटिल अनलेस आप करेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और करेक्ट आंसर दो। ठीक है, जैसे बेनिफिट ऑफ आसन,
अब इसमें बहुत कुछ लिखना होगा, अब आपको लगता है कि मेरे पास कम ही पॉइंटर्स हैं और मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता, तो मेक अ फ्लो चार्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये सब चीज़ों को देखें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो डायरेक्ट कर दो। बेनिफिट ऑफ आसन क्या करता है, हमारा शुगर कम करता है, कंट्रोल करता है बीपी को, शुगर को, बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक करता है और हमारे स्ट्रेस को कम भी करता है। कैसे कम करता है, ये सब कुछ कैसे होता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो आपको ना एक टाइम बाद अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। आप अपनी बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस देखोगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आपको लगेगा नहीं यार अब तो मुझे और करना चाहिए। इट्स जैसे जिम में देखते हो ना आप लोग कि अक्सर हम देखते हैं गर्ल्स एंड बॉयज जब जिम में जाते हैं तो एक बार जब आप फिटनेस फ्रीक बन जाते हो, जब आपको लगता है नहीं अब तो फिटनेस प्रॉपर चाहिए, हमारी बॉडी शेप में आ गई है, तो हमें लगता है ना अब हमें जिम नहीं छोड़ना है ना, ऐसे ही है ये टेक्सचर की। अब हम आते हैं आसन के प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर। जैसे मैंने इसमें जिस टॉपिक को जिस हेडिंग से मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन उसी तरीके से आते हैं और क्वेश्चंस को उसी फॉर्म में आपको फिल भी करना है, ठीक है। अगर आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर रखा है। जैसे आपके लिए क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था किससे रिलेटेड होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है। इसका कॉज क्या है, कॉज के पॉइंटर्स क्या डालोगे, स्ट्रेसफुल लाइफ, एज फैक्टर और प्रेशर। प्रेशर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, हमारा मेंटल प्रेशर हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर हो सकता है। प्रेशर अब आप उसके ऊपर चाहे 4 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, इट्स अप टू यू, जो आपको उस टाइम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिट बैठ रहा है आप उसके अंदर वो फिल कीजिए, ठीक है। अब मेजर कैसे करना है, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आसन से। अगर हम आसन रेगुलर करेंगे तो हमें क्या हेल्प करेंगे, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, ठीक है, लो करेगा हमारा ब्लड शुगर, दूसरा हमारी हार्ट रेट को स्टेबल करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ठीक है, और हमारे बीपी को क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। गिव मी अ सेकेंड बेटा, सॉरी। तो और हमारा हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करेगा, या फिर आप हार्ट अटैक ना लिखो अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन की डिमांड नहीं है हार्ट अटैक की। मेरी ऑडियो आ रही है ना आपको, एम आई ऑडिबल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वो नहीं आ रहा तो अच्छे शब्द चुनो। क्वेश्चन में दिया गया था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो उसी डिजीज को खत्म करना है तो आसन का नाम जो जैसे दिया गया वैसे लिख दो कि उसको वो खत्म करेगा। दूसरा है हमारा टॉपिक में हमारा क्या लगा है, रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी सांस लेने वाली डिजीज कौन कौन सी हो सकती है बच्चे, ये होती है हमारी अस्थमा, साइनस, कफ, या फिर हमारा मतलब वो कोई भी डिजीज जो हमारी इन्वायरमेंटल चेंजेस से हमारे रेस्पिरेशन के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, वो सभी डिजीज हमारी रेस्पिरेटरी में आती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिजीज बताई है, होती किस वजह से है ये इसका रीजन है, ठीक है। कैसे हम ठीक कर सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, आसन, ठीक है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं, हमारी मसल जो है चेस्ट की उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, और हमारी एफिशिएंसी को बिल्ड करते हैं या एनहांस करते हैं या ग्रो करते हैं। ये सभी शब्द एक जैसे हैं, इनमें से कुछ भी शब्द इस्तेमाल करोगे तो कोई टीचर गलत नहीं करेगा, अनटिल अनलेस कि आपको सही जगह पर सही क्वेश्चन के साथ सही चीजें लिखनी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ग्रो करते हैं और कम करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस के होने के चांसेस, जो मैंने अभी बताया कौन कौन सी हो सकती है, हमें क्या क्या डिजीज हो सकती है, कफ हो सकता है, साइनस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, ये सब चीजें हमें हो सकती हैं। आसन करेंगे, देखो जो बीमारी है वो आसन से हटेगी, इतना ध्यान रखो, करने से वही बीमारी हटेगी। इज इट ओके, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर किस तरीके से होते हैं, बैड फूड हैबिट्स, हम बेकार खाना खाते हैं। बैड फूड हैबिट्स का मतलब है आप जंक खा रहे हो, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप भरे पेट भी हो तो अब भी आप खा रहे हो, ठीक है। इंक्रीज इनटेक ऑफ जंक फूड, मैंने यहाँ पर कोई हायर लेवल की इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करा है, आप देख रहे होगे तो बहुत कॉमन बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आप इजीली याद रख सकते हो, ऐसे ही लिखोगे कोई नंबर नहीं काटेगा टीचर। बट मैं आपको फिर अगेन बोल रही हूँ, कुछ नहीं याद आ रहा
मार्क करो पॉइंटर्स। आप देख रहे हो मैंने सब में ना डॉट्स का इस्तेमाल करा है, इससे आपको क्या लग रहा है, पॉइंटर ज्यादा है। जब मैं यहाँ पर प्रॉपर 1 2 3 4 मेंशन कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इतने ही पॉइंट रिमेंबर है। समझ रहे हो, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। जो चेक करने बैठा है वो भी एक इंसान ही है, ठीक है। तो लेस वाटर इनटेक कर रहे हो आप। न्यूट्रिशनल फूड या जो भी हम फूड खा रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या है बेटा, कम हो चुकी है, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे गैस्ट्रिक ज्यादा गैस बन जाती है। हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज को ठीक करने का एक इलाज क्या है, आसन करिए जी, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा क्या हेल्प करता है, इसमें क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं, फ्लो ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन को अच्छे से फ्लो करते हैं आसन, ठीक है। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है जब हम हेल्थी डाइट लेते हैं। इन डाइजेशन या फिर गैस्ट्रिक या कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों को हम दूर रखते हैं, ठीक है। और हमें क्या खाना चाहिए, एज यूजुअल हेल्दी डाइट तो या हेल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू फूड हमें खाना ही चाहिए। फिर हमारे पास आता है रेक्टिफाइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जो मैंने अभी बताया कि क्यों होती है, हमारा पोस्चर क्यों खराब होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, विदाउट ब्रेक नहीं मिल पाता हमें, पुअर पोस्चर, जैसे मन करा वैसे बैठ गए जी, ठीक है, ये एक डिजीज है, ठीक है। और हम क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं, मतलब हम हमारी बॉडी को उसी एक फॉर्म के अंदर ले आते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। कैसे ठीक कर सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन, सब में देखो कॉमन यही लिख रही हूँ मैं, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इससे क्या हेल्प मिलती है, अगर आप काफी टाइम तक बैठ के एक जगह पे काम करते हो, आप बताओ अगर आप काफी टाइम तक बैठ के एक जगह पे टिक के काम करते हो तो क्या होगा, हमें स्पाइन की दिक्कत होगी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी, बैक मसल प्रॉब्लम्स होंगी, तो जो प्रॉब्लम होगी उसी को हमें ठीक करना है। मसल स्ट्रेच होती हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस करने से योगा या आसन में आपको क्या देखने को ज्यादा मिलेगा बेटा, एब्डोमिनल या चेस्ट शोल्डर मसल्स जो होगी, या जैसे भी आप बैठ रहे हो वो सब चीजें भी ठीक होगी, और आपका पोस्चर क्या होगा, अच्छा होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो, ठीक है। रिड्यूस बैक पेन एक और नई समस्या बन गई है आज के टाइम में। बैक पेन आप कैसे खत्म कर सकते हो, लंबे सिटिंग आवर्स की वजह से हमारे पास कंटिन्यूसली लॉन्ग वर्क होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा पोस्चर जो है वो खराब होता जा रहा है, विदाउट टेकिंग ब्रेक, बिना किसी ब्रेक को लिए। अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा, यहाँ पर ना मैंने एक लाइंस की फॉर्म बनाई है, मैंने इसको ना लाइंस के अंदर डाला है, समझ रहे हो आप, मैंने इसको ना मैंने इस सभी चीजों को ना लाइन में लिखा है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें और ऊपर वाली पोजीशन में कितना अंतर है। यहाँ पर आपको 5 पॉइंटर्स मिल गए, जबकि यहाँ पर गिनती की अगर आपके पास शीट थोड़ी और बड़ी है तो गिनती की 1 या 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी है तो, ठीक है। और कोशिश करना कि हैंडराइटिंग बड़ी करके लिखो, उससे इफेक्ट पड़ता है, जरूर कोशिश करना, ठीक है। ठीक कैसे होगा, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड आसन। एब्डोमिनल मतलब होता है हमारा पेट, ठीक है। एब्डोमिनल और बैक बेंडिंग आसन पर हमें फोकस करना चाहिए, जिससे हमारे एब्डोमिनल और बैक मसल्स ठीक हो और हमारे बैक पेन जो है वो भी कम हो सके। एक और है हमारा प्रिवेंटिव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंने आपको कल भी समझाया था कैसे होता है जी। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो चुका है, वर्क प्रेशर हो चुका है, एंजाइटी हो चुकी है, इंसोमनिया है ये शायद, हाँ। तो ये आपको मतलब इसका इन दोनों का बेसिक मतलब ये है कि आप चिंता में, तनाव में, प्रेशर में ज़्यादा रहते हो। और डिप्रेशन ये किसकी वजह से होता है, आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, जब आप साइकोलॉजिकली इस तरीके से डिप्रेस्ड हो तो आप क्या होगे, हमेशा सैड फील करोगे, अनहैप्पी रहोगे, खुद को वर्थलेस समझोगे, लोनली फील होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है जी, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे योगा आसन की तो आपको कौन से आसन पे ज़्यादा ध्यान देना है, मेडिटेटिव आसन के ऊपर। मेडिटेटिव आसन मैंने भी आपको पीछे बताया था, जिसमें मेडिटेशन होता है, जिससे आपका ध्यान, कंसंट्रेशन, पॉजिटिवनेस आती है आपके अंदर। इंडिविजुअल और सबसे बड़ी बात, आप प्रिपेयर करो खुद को, कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है, कि आप कैसे दूसरों से डील कर पाओगे, कि आपको काउंटर रिएक्ट करना है इंडिविजुअल को, तभी आप इन सब चीजों को डील कर सकते हो। काउंटर रिएक्ट मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी करने लग जाओ किसी से भी। काउंटर रिएक्ट मतलब ये होता है कि आप तमीज में, अगर आपके खिलाफ तो यहाँ पर गलत शब्द है, मतलब
अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीजों को लेकर इनजस्टिस हो रहा है तो आपको उसके लिए तमीज से बोलो, मतलब अपनी बातों को सामने रखो। कुछ लोग सुन के चुप हो जाते हैं और फिर बाद में रोते पीटते रहते हैं, इसने मुझे ये कह दिया। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट होता है। हमारे आसपास ऐसे केसेस नहीं है तो हमें लगता है ऐसा नहीं है, बट है आज के टाइम में भी ऐसी चीजें। कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है और मेमोरी और थिंकिंग को भी बूस्टअप करते हैं हमारे आसन, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरी मैंने बताया था एथलीट में वेरी कॉमन है, और ये होता क्यों, क्योंकि हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक एक्सरसाइज ही क्या हो गई, बेसिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे हमें वार्म अप करना चाहिए। उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइजेस। कूल डाउन एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, ये वो एक्सरसाइज होती हैं जैसे आप बहुत देर तक वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हो, बाद में आप जब आपकी सांस फूलने लग जाती है, 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेते हो, 2-3 मिनट का तो ब्रेक लेते हो, या लगातार हम लोग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा स्कूल्स में भी नहीं हमें बताया गया। हम क्या करते हैं, ब्रेक ले लेके हमें ये सब काम करने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो कूल डाउन एक्सरसाइज ये हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग डिफरेंट तरीके से बताता है, तो ये अब बस आपको यहाँ मेंशन कर रहा है, इतना ध्यान रखो। और स्पोर्ट्स की इंजरी जो हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट होती है, मोशन प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए आपकी मसल्स का, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका ओबेसिटी। अभी तक जो मैंने आपको बताया, जितना आपको बताया उसमें से समझ में आया, उसमें से अभी तक यहाँ पर आपको अगर कोई दिक्कत है देन आस्क मी, पूछो मुझसे अगर कुछ पूछना है तो। कुछ नहीं पूछना तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी मतलब होता है, अगर आप जर्नल भाषा में सुनोगे तो इसका मतलब होता है मोटापा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस फैट, कि हमें ओबेसिटी अभी तो पड़ा था पीछे, हाँ धनुरासन वरुणासन और हाँ ये स्टेमिना सब, ये में वो अभी तो पड़ा था ओबेसिटी। हाँ ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैं वही चीज़ बता रही हूँ ना कि मैं आपको बस एक बैकअप दे रही हूँ, जो 2 टॉपिक दिए थे उसके बाद हम हमारी क्लास स्टार्ट करके आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे इसी उससे टॉपिक से, इसी पीडीएफ से। उसके बाद आपको ये नहीं देखना है। अभी कुछ पूछना है आपको तो पूछो मुझसे। नहीं पूछना कुछ भी। ठीक है, आप माइक ऑफ करो, मैं आगे स्टार्ट करती हूँ क्लास। चलिए, ओबेसिटी, ओबेसिटी इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। ओबेसिटी का मतलब है कि आप एक एक्सेस जगह पर फैट स्टोर हो रहा है, इससे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। ये इसी तरीके से लिखना है, इससे सिंपलेस्ट भाषा और कोई नहीं है, ये हम कॉमन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यही है। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है मोटापे से, हार्ट अटैक हो सकता है जी, डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन मतलब होता है बीपी, आर्थराइटिस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेथड्स को आइडेंटिफाई करा गया है एक आइडियल बॉडी के वेट के लिए। तो कुछ मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ बताई गई है फिजिकल कंडीशन की, जो हमें बताती है कि हम ओबेस मतलब फैट है या फिर नहीं है। आपका किसके थ्रू हम देखते हैं, बाय हाइट और वेट चार्ट के थ्रू, ठीक है। और जिसमें हम क्या देखते हैं, हमारी बॉडी का फैट को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और मास इंडेक्स में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये दे रखा है और ये दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए ओबेसिटी क्या है, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो और ये 2 से 3 नंबर में आ रहा है, तो जो रामायण आपको इस पेज में दिख रही है ना बेटा, ये सारी यही लिखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। कॉज किन किन वजह से होता है, फास्ट फूड खाने से, ओवर ईटिंग खाने से, साइकोलॉजिकल फैक्टर मैंने कल आपको मेंशन करा था। अभी तो मैं कहाँ मोटी हुई हूँ, मुझसे भी ज्यादा और मोटी लड़कियां हैं इस पृथ्वी पर, ये मतलब मन को बहलाने वाली बात, ठीक है। इन एडुकेट एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट, हम बैलेंस डाइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, इस वजह से भी हम ओबेस होते हैं, मतलब फैटी हो जाते हैं। अब इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, नाउ यहाँ से है मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंटेंट जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब उसे याद कैसे रखना है और उसे समझना कैसे है और उसे लिखना कैसे है। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा, कोई भी आसन कैसे परफॉर्म हो रहा है, अगर आपको नहीं लिखना आ रहा, यू शुड ओनली डू द पिक्चर मेकिंग। उस आसन को अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो दिमाग में आपके वो आसन है, बस आपको उसकी पिक्चर इमेज ड्रॉ करनी है, जैसे हम बचपन में करते थे, बस इतना ध्यान रखो। यही मैंने यही चीज एक्सप्लेन करी है। जैसे वज्र आसन,
वज्रासन क्या होता है, आपको आपकी नीज पर बैठना होता है और उसको अच्छे से करना होता है। अगर लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो लॉन्ग आंसर में आप ऐसी पोजीशंस बनाइए, जैसे देखो मैंने यहाँ पे हर किसी की पोजीशन बना रखी है, पोजीशन बनाइए और थोड़ा थोड़ा उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। मतलब प्रोसीजर अगर आए एक सिंगल आंसर में आए, अगर ये फुल फ्लेज आंसर्स में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप हर किसी की पिक्चर बनाओ, देन गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, समझे। अगर लॉन्ग आंसर में सिंगल क्वेश्चन में टिपिकल आसन का नाम लेके पूछा जा रहा है, तब आप उसकी छोटी सी इमेज बनाओ रफ टफ और उसके बारे में लिख दो कि ऐसे परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि आपको इमेज देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता लगेगा इमेज से इतना अंदाजा लगा लेगा टीचर कि इस बच्चे को इमेज पता है, समझे आप। उसे करेक्ट कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं, वो एक उसके बाद का आगे का प्रोसीजर है। इतना समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कैसे बैठते हैं हम, हमारे पैरों को फोल्ड करते हैं और हाथ हमारे कहाँ होते हैं, घुटनों पे होते हैं। कौन से आसन में, वज्रासन में। हस्त आसन में, हस्त आसन में हाथ का इस्तेमाल करना है और दोनों हाथों को क्या करना है, ऊपर की तरफ जोड़ना है। इमेज से पता लग रहा है आपको या नहीं पता लग रहा है, तो आप मुझे बताओ, आपको इमेज समझ आ रही है, ठीक है। आपको भी ऐसी इमेज बनानी है, कोई जरूरत नहीं है उसकी नक्काशी करने की, सर्कल बनाओ और एक लाइन के थ्रू इमेज ड्रॉ करो। त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन में क्या करना है, आपके दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करके खड़े होना और एक हाथ एक पैर को छू रहा होगा, और ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में होगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन में यही है कि आप क्या करेंगे, एक लेग को लेफ्ट लेग आपका आगे आएगा क्रॉस करके और राइट लेग आपका लेफ्ट लेग को क्रॉस करेगा और फेस आपका किस तरफ होगा, पीछे की तरफ, दैट्स इट। और उसके बाद उसको क्रॉस करके आएंगे आपके यहाँ हैंड्स, जैसे मैंने बना रखा है ना इसी तरीके से मैं बना दो। अगर आपको नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इमेज गलत मत बनाना। ऐसा मत करना कि आपसे त्रिकोण आसन पूछा जा रहा है और आप हस्त आसन बना दो। कैसे, इसको अच्छे तरीके से और ध्यान रखो। त्रिकोण मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको ये इमेज भी कैसे दिख रही है, ऐसे कुछ करती हुई दिख रही है ना, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनाना, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे वज्र आसन, अगर कभी आपने नॉर्मल भी सुना होगा तो जनरली, ऐसा तो मैंने तो बहुत कॉमन तो सुना ही है। हमारे पेरेंट्स लोग जब हम खाना ऐसे उल्टे पैर करके बैठते हैं तो अब आपने बहुत कॉमन बचपन में सुना होगा वज्रासन छोड़ो, तो ये उस तरीके से कोड के तरीके से ध्यान रख लो। हस्त आसन में हाथों का इस्तेमाल होता है, तो हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, हाथ ऊपर जोड़ने, दैट्स इट। अब मैंने इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, ठीक है। आपको भी ये टेबल इसी तरीके से याद रखनी है, जैसा आपके पास नोट्स में हार्ड कॉपी में मिला है, इसे ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही ध्यान रखना है और पेपर में ऐसे ही लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, कोई अपनी फालतू बुद्धि मत चलाना। मैं सही बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ, जितना बता रही हूँ, कट टू कट बता रही हूँ, वो उतना बहुत है, बहुत है। हमें इतना इस तरीके से अगर हम आगे चलते रहे तो बहुत है पास होने के लिए। देखिए वज्रासन, वज्रासन किस में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा, मेंटल स्ट्रेस को क्योर करेगा, ठीक करेगा। अभी आप देखोगे मैंने ना हर जगह अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करा है, तो वो शब्द पकड़ो, उन शब्दों को ध्यान में रखो, उन शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे बेनिफिट हो गया, इम्प्रूव हो गया, रिलीफ हो गया, रिड्यूस हो गया, ये सब प्लस में दिखा रही हूँ मैं, ये सारे शब्द पॉजिटिव में है ना, तो इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल करना। अभी आप देखो किसमें लिखा हुआ भी है, रिड्यूस फैट इन द हिप एरिया, हिप एरिया में फैट को आपको क्या करेगा, कम करेगा। बैक पेन को कम करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है जी, जो लोग घुटनों के दर्द से मजबूर हैं वो ये आसन ना करें, प्रेग्नेंट वुमन ना करें, और किसी को स्पाइनल में दिक्कत है या फिर स्लिप डिस्क है तो वो भी ये काम ना करें, ठीक है। इमेज को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ आप मुझे ये सब कुछ आप यहाँ पर देखना। अब आप देखोगे हस्तासन, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाथों को दोनों तरीके से ऊपर जोड़ के रखा जाता है। तो हस्तासन में क्या है, डाइजेशन इंप्रूव करना है, ठीक है। और इससे हमें क्या रिलीफ होता है, साइटिकल प्रॉब्लम ठीक होती है, साइटिका की प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक होती है, ठीक है। इंक्रीज करता है हमारे लंग्स को, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को, और मेंटल स्ट्रेस क्या है, कम करता है। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको भी नेक इश्यूज हैं वो ये ना करे, स्पाइनल प्रॉब्लम भी जिसको है वो ये ना करे, ठीक है। त्रिकोण आसन, जो मैंने ऐसे ट्रायंगल बताया था अभी आपको, है ना ये क्या देता है, बेनिफिट्स क्या है, आपको स्ट्रेंथ देगा। कहाँ कहाँ पर स्ट्रेंथ देगा जी आपको, ये आपको स्ट्रेंथ देगा आपके आर्म पर, आपके लेग्स पर, ठीक है, और आपके नेक एरिया पर। डाइजेशन इंप्रूव करेगा, रिलीफ करेगा, गैस्ट्रिक
इश्यूज या फिर जो एसिडिटी वाले जितने भी सब चीजें होती हैं वो क्या होगी, आपको नहीं होगी। ठीक है, इंक्रीज करेगा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्पाइन की। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जिन लोगों को भी नेक शोल्डर इंजरी है या फिर जिनका बीपी डायरिया है, माइग्रेन है, वो ये सब ये एक्सरसाइजेस ना करें। कैसे याद रखोगे कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन कैसे याद हो सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। इमेज देख रहे हो आप, जब भी हम कोई भी आसन करेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी पार्ट पे तो प्रेशर पड़ रहा होगा, किसी एक बॉडी पार्ट पे हिस्से पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जैसे अगर आप वज्रासन की बात करोगे तो घुटनों के बल बैठोगे तो नीज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब जिसके भी घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो वो इंसान ये नहीं करे, समझ रहे हो। अब हम हाथों को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो जिसके भी शोल्डर में दिक्कत होगी या बैक पेन में दिक्कत होगी वो काम ना करे, या फिर जो स्टैंडिंग पोजीशन नहीं रख सकता है काफी टाइम के लिए तो वो ये काम ना करे। ठीक है, त्रिकोण आसन के लिए मैंने बताया कि इसमें भी आपका क्या है, ये वाला बैक एरिया ज्यादा बेंड होगा तो जिसको स्लिप डिस्क की दिक्कत हो, स्पाइनल दिक्कत हो, वो ये सब ना करे। आसन को ध्यान में रखो, जो चीज जिस जगह पे ज्यादा प्रेशर मार रही है वो वाले काम उस आसन पे नहीं करने हैं। अब यहाँ पर है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है नेक स्पाइन बैक की, डाइजेशन ठीक करता है, पॉस्चर ठीक करता है, मेंसुरेशन मतलब पीरियड्स जिस भी लड़की के इरेगुलर है वो ठीक करता है, मेन्यूपॉज प्रॉब्लम, मेन्यूपॉज एक पोजीशन, मेन्यूपॉज एक सिचुएशन होती है या आप कह लीजिए एक ऐसी पोजीशन होती है जहां एक एज पर आकर किसी भी फीमेल के जो पीरियड का साइकिल है वो रुक जाता है, उसे हम मेन्यूपॉज कहते हैं। ये हर फीमेल के साथ होता है। ठीक है, तो ये एज ना काफी देर की एज होती है, किसी को 40 से 50s में आ जाता है, किसी को 50 से 55 की एज में आता है, किसी को 30 से 50। मतलब आप ऐसे समझो कि मेन्यूपॉज की एज जो होती है वो 30 से या आप मान के चलो 40 से 50-55 तक की एज होती है जब फीमेल्स में पीरियड जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है उससे। तो उस स्टेज में भी जो प्रॉब्लम होती है उसे भी ये आसन ठीक करता है। ठीक है, मैं आपको इतना ये चीजें क्यों समझा रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि केस बेस्ड स्टडी जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपसे यही चीजें बोलते हैं कि इस एज की व्यक्ति है, इस एज की फीमेल है, उसे दिक्कत हो रही है, ये मतलब मेन्यूपॉज है, और अब उसे कौन से तरीके का आसन करना चाहिए या उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ठीक हो सके। तो आपको ऐसे तरीके की केस बेस्ड स्टडी में आ जाएगी तो आप घूमते रह जाओगे। अब तक तो हमने सब आसन पढ़ लिए, सारे आसन में थे, ये सब कहीं था ही नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ चीज अलग से बता दूं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन ना करें। अगर आप ध्यान से देखोगे इनमें से कोई भी पोजीशन किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाले काम यहाँ पर नहीं करने। अब हम आते हैं आज का फ्रेश टॉपिक, कहाँ से है, डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है। इस पेज पे जो भी आपको दिख रहा है या आपके पास भी जो शीट है उस पर जो भी दिख रहा है, जैसे दिख रहा है वही सब इनके शॉर्ट आंसर है, वही सब इनके लॉन्ग आंसर है। अब आपसे अगर अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो आप कैसे दोगे, शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, उन सब का इंट्रोडक्शन बनेगा। कुछ भी करो जी, इंट्रोडक्शन बनेगा। इंट्रोडक्शन बनने के बाद अगर आपको कम चीजें पता है तो वो लिख के उन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अगर आपको ज्यादा चीजें पता है तो जैसे मैंने आपको चार्ट बताया और टाइम कम है तो जैसे मैंने बताया वैसे करो। समझ आ रहा है, समझ आ रही है चीजें। ठीक है, अब हम डायबिटीज देखते हैं। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज हमें कैसे पता लगेगा डायबिटीज हो गई, उसके सिम्टम्स क्या है। लथार्जिक, इंसान क्या हो जाता है, लथार्जिक हो जाता है। लथार्जिक मतलब होता है बेटा, अगर मैं कॉमन भाषा में बोलूं तो आलसी। आलसी शब्द समझते हो, मन नहीं कर रहा, अभी तो काम करा है और कितना करना पड़ेगा, लथार्जिक हो जाते हो। ठीक है, विजन, जिस इंसान को डायबिटीज हो जाता है उसके विजन और फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, विजन ब्लर हो जाता है उस व्यक्ति का। ठीक है, और अगर उस व्यक्ति को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत है, अगर मान लो उसको कोई चोट लग गई है या कुछ हो गया तो उसका वो घाव, वाउंड मतलब होता है घाव, वो घाव धीरे धीरे भरता है और किसी किसी केस में तो भरता भी नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, जिस भी इंसान को शुगर है वो बार बार वॉशरूम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इससे इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर डायबिटीज हमें हो गई है तो उससे हमें किस किस तरीके की बीमारियां पड़ सकती हैं। एम आई ऑडिबल। ठीक है, हमें किस किस तरीके की बीमारियां पड़ सकती है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, हमें अलग अलग तरीके
की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है, और विजन की तो वो बात कर ही रहा है, तो विजन वाली दिक्कत हमें हो सकती है। क्या कारण है भाई साहब, ये किस वजह से होती है, पहले तो मैं आपको वो बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है मैं अभी आपको वो भी समझाऊंगी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। कारण क्या है, अनहेल्दी ईटिंग, दबा के खाओ खूब मीठा, रोज मीठा खाओ, डायबिटीज नहीं होगी तो और क्या होगा, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, एक तो मीठा खाएंगे हम ऊपर से और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करेंगे। बीपी और फैट जो मैं आपको बता रही हूँ, ओबेसिटी, हेरिडेटरी भी होती है जी। आप अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको शुगर हो गई है, ठीक है, उसको शुगर हो गई है, तो ये चांसेस होते हैं कि आगे जो बेबी होगा, वेदर इट इज गर्ल और अ बॉय, जो भी बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो होगा उसको शुगर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस, चिंता, सोचने लगो तो शुगर हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं। अब आप इसे एक्सप्रेस कैसे करोगे, अगर आपसे कम मार्क्स में पूछा जा रहा है या इंट्रो में पूछा जा रहा है, अगर तो कम लाइंस में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, रेफर डालोगे। रेफर मतलब डायबिटीज, इट इज रेफर द कॉमन मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये कॉमन है, मेटाबॉलिक मतलब हमारे शरीर के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म से छेड़खानी होती है, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं इतना अड़ांग बड़ांग खा के, ठीक है। और हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, फैटी चीजों को खाना, स्ट्रेस लेना फालतू की चीज का। कुछ लोगों के जीवन में है स्ट्रेस, हमें लगता नहीं है पर बिना बात का स्ट्रेस है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पर है एक मोहल्ले में एक एक्स नाम की आंटी है, ठीक है जी। अब वो एक्स नाम की आंटी है, उनको फालतू का स्ट्रेस है कि उनके घर के आगे के पौधे क्यों हटा दिए किसी ने, थोड़ा सा डिस्टर्ब क्यों हो गया, उनके घर के आगे किसी ने फालतू में 10 मिनट के लिए पार्किंग क्यों लगा ली, उसके जीवन में वो स्ट्रेस है। ये होता है फालतू का। आप इन्हीं सब चीजों को लेकर उसने ऐसा कर दिया, कुछ ना कुछ सोचते रहो, ये होता है फालतू का स्ट्रेस। इन सब चीजों की वजह से डायबिटीज होता है, वो फिर इंसान का नेचर बन जाता है वैसा। तो मैं आपको यहाँ क्यों बता रही हूँ, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कॉमन है आज के टाइम में ये डायबिटीज, ठीक है। और अगर आपको लेंथी आंसर में पूछा जा रहा है, सादा में पूछा जा रहा है, और आपको उसे ठीक भी करना है, कैसे करना है, और आपको मान लो पॉइंटर्स ही नहीं पता, ठीक करने के पॉइंटर्स नहीं पता, या फिर आपको कॉज नहीं पता या इफेक्ट नहीं पता, तो आप कैसे लिखोगे, थोड़ा सा आंसर बढ़ा दो। कैसे, ये डायबिटीज होता कैसे है, होता कैसे वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर आपको केस बेस्ड स्टडी में भी पूछा जाए कि डायबिटीज कैसे हो रहा है, असर्शन रीजन में भी पूछते हैं, तो भी वहां पर आपको ये हाउ वाला पोर्शन जो है वो हेल्प करेगा। कैसे करेगा, हमारी बॉडी ना बेटा अलग अलग तरीके के इंसुलिन जो है वो सिक्रीट करती है। हम आज से पहले 1st to 10th तक की क्लास के अंदर या 12th तक की क्लास में हम ये सीख चुके हैं। तो हमारी बॉडी का हर हिस्सा अलग अलग तरीके के जूसेस सिक्रीट करता है। ऐसे ही इंसुलिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है पेनक्रियास के थ्रू। पेनक्रियास हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है हमारा शुगर लेवल हमारे ब्लड में भी हमारा शुगर होता है, ठीक है। पर जैसे ही ये प्रोडक्शन इंसुलिन का ऊपर नीचे होता है या इम्बैलेंस होता है, तो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है ब्लड में वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। अगर ये बढ़ जाता है या इनसफिशिएंट होता है, प्रोडक्शन कम हो गया, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ता है। समझ आया। इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है जो पेनक्रियास सिक्रीट करता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है ब्लड में वो कंट्रोल रहता है। अगर ये फ्लक्चुएट होता है या इम्बैलेंस्ड होता है, जिस वजह से हमें शुगर या डायबिटीज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं जी, डायबिटीज 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा भी इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और तीसरा होता है गेस्टिनेशन डायबिटीज। अब देखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट कैसे होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है, पेनक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो अपना काम बंद कर देता है करना, वो पहला केस है, ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करना फेल कर देगी। मतलब मान के चलते हैं पेनक्रियास ने अपना काम करा, ठीक है, लुक एट द स्क्रीन, मान के चलते हैं मेरी फिंगर्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। हम मान के चलते हैं पेनक्रियास ने हमारी बॉडी को सिग्नल दिए कि यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है और हमारा ब्लड जो है वो शुगर लेवल जो भी हमारे ब्लड के अंदर उसे मेंटेन करना है। अगर यहाँ से सिग्नल जा ही नहीं रहे, पेनक्रियास की तरफ से सिग्नल नहीं जा रहे, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट 1 टाइप है, ठीक है, ये 1 टाइप है। अगर सिग्नल नहीं जा रहे, अगर सिग्नल जा रहे हैं और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ये टाइप कौन सा है, 2। समझ आया।
पक्का? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? बॉडी फेल टू रिस्पॉन्ड इंसुलिन। अगर हमारी बॉडी फेल हो रही है इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करने में, तो ये टाइप 2 है। गैस्ट्रिक के अंदर ये जनरली किसमें होता है? अचानक से प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उनके अंदर बीपी और शुगर बढ़ जाता है। शुगर किसमें? वही ब्लड में बढ़ जाता है, उन लोगों को होता है। तीसरे नंबर का प्रेग्नेंट वुमन को होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, जी हमने यहाँ पर 4 तरीके के आसन देखे हैं। हम इन 4 आसन को करेंगे तो डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही इसे रिप्रेजेंट करना है। दिख रहा है ये? अर्ध मत्स्येंद्र आसन मैं ऊपर वाली जगह पे बता चुकी हूँ, ये वाला, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ, तो ये दोबारा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। चलो भाई, वीडियो क्यों चल रही है? स्क्रीन पे कितना सा आ रहा है क्या? शो हो रहा है स्क्रीन आपको बेटा? स्क्रीन पे दिख रहा है? क्या नाम है? यश, क्या नाम था आपका? मुझे तो नाम याद नहीं रहा। ऑनलाइन में कौन था? यश था? दिख रहा है? अच्छा चलो ठीक है, दिख रहा है ना, मेन पॉइंट ये दिखना चाहिए। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन मैंने ऊपर बता दिया। अब हम देखते हैं ये बाकी के 3 आसन, तो मैं इन्हीं को जूम कर रही हूँ, इन्हीं को आप अपने पेज पे निकालोगे, ठीक है। पहला है आपका भुजंग आसन, पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्ता आसन। भुजंग आसन में आपको क्या करना है? आपको सीधे लेटना है और हाथ आपके आगे होंगे और आपका फेस सामने होगा। आप सीधे लेटोगे, हाथ आपके सामने होंगे और फेस सामने होगा। जैसे हम अक्सर सोफे पे फोन चलाते हुए तो उल्टा लेटना है ना, पेट के बल, पेट के बल लेटना है ना, ये तो हाँ, पेट के बल लेटना है। अब आप खुद सोचो, अगर हमें पेट के बल लेटना है तो क्या ये आसन प्रेग्नेंट वुमन कर सकती है? नहीं कर सकती। जिसको एब्डोमिनल, जिसको पेट की सर्जरी हुई है, वो ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर नहीं कर सकता वो, सकता, ठीक है। जिसको रिब्स या उसमें पेट का यूज हो रहा है। जिस भी पोजीशन में पेट का, स्लिप का, बैक का यूज हो रहा है, वो ये व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो लोग नहीं कर सकते इस आसन को, वो सारे कौन हो गए? कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। समझ आया? ऐसे ही सभी, मैं इसलिए बोल रही हूँ आसन की इमेज याद रखो। आसन की इमेज याद रखोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो लोग नहीं कर सकते वही इसका कौन सा हिस्सा है? कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट है। समझ आया? ठीक है, तो वही चीज देखो, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या लिखा है? जिसको एब्डोमिनल सर्जरी हुई है वो ये नहीं कर सकता। प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर सकती। जिसकी रिब्स में, रिस्ट में स्लिप डिस्क है या फिर रिब्स में फ्रैक्चर है या रिस्ट में फ्रैक्चर है, वो ये काम नहीं कर सकते। क्या बेनिफिट मिलता है? बॉडी वेट कम करता है, बैक पेन हमें नहीं होता, अल्सर मतलब छाले होते हैं, ठीक है। तो हमारे कभी कभी छाले हमारे मुंह में होते हैं, कभी गले में होते हैं, कभी पेट में होते हैं। अल्सर होने के भी 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके का अल्सर हो उन्हें कम कर देता है, ठीक है। डायबिटीज, मेन तो पोषण प्रिवेंशन किसको दे रहे हैं? 3 आसन डायबिटीज को दे रहे हैं, तो डायबिटीज नहीं होने देगा। ब्रीथलेसनेस हट जाती है, मेंसुरेशन साइकिल ठीक हो जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन वही, अब मैं आपको पीरियड्स अगेन एंड अगेन नहीं बोलूंगी, इसी टर्म का इस्तेमाल करना है, पीरियड का इस्तेमाल नहीं करना। पीरियड्स का इस्तेमाल हम छोटी क्लासेस में करते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, वी आर मेच्योर एनफ टू राइट डाउन द मेंसुरेशन वर्ड, तो हम मेंसुरेशन ही लिखेंगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन और जी करेक्ट करता है हमारे डबल चिन को। जैसे अभी तो आपको ये टेक्सचर नहीं दिख रहा होगा, जब आप यूं करके बैठोगे तो दिखता है ना ऐसे डबल चिन, ये नहीं होगा क्योंकि आप इसमें यूं बैठते हो। तो जब यूं बैठोगे तो यहाँ की मसल्स खींचेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है? आपको सीधे पैर रखने होते हैं और अपनी बॉडी को बेंड करना होता है और आपकी नीज पर आपके घुटने टच होंगे। ये हम बचपन में करते हैं, बच्चों को देखते थे, ठीक है। समझ आया? अब फिर वही अगेन चीज, इसमें आपकी बेंड हो रही है कमर, पेट अंदर हो रहा है, तो जो कॉन्ट्राडिक्शन भुजंग आसन में था वो यहाँ चले जाएगा। कॉमन सेंस, प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर पाएगी। जिसको हिप इंजरी, बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो या जिसको एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, पेट की सर्जरी हुई है, वो ये व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कॉमन चीजें
ध्यान रखो, आसन इसलिए बोल रही हूँ, आसन की पिक्चर ध्यान रखो। तो कॉन्ट्राडिक्शन आर द सेम जो मैंने भी आपको बताया, प्रेग्नेंट वुमन नहीं करेगी, स्लिप डिस्क, बैक पेन और ये वाली चीजें, ठीक है। बेनिफिट क्या है जी, डायबिटीज नहीं होगा, एज यूजुअल तीनों आसन के अंदर ही होगा, डायबिटीज नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी हट जाएगी, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, बीपी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, बैक पेन कम हो जाएगा, अस्थमा कम हो जाएगा, साइटिका कम हो जाएगा, ये सब दर्द है, ओबेसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन भी इजी है आपको, बस हम आपको याद होगा हम बचपन में ना पता नहीं, आई डोंट नो आपने सुना ही नहीं सुना, हम बचपन में ना एक गेम खेलते थे छोटे बच्चों के साथ, जूजू के बाबू के, बच्चों को अपनी नीज पे बिठाते थे इस पोजीशन में, है ना, यहाँ पर छोटे बच्चों को बिठाते थे और वो बच्चे को हम झुलाते थे, झूला झुलाते थे, है ना, ये सेम उसी पोजीशन का है, ठीक है, ये सेम जो है ना, ये सेम उसी पोजीशन का है। देखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी नीज को बेंड करते हुए आपको आपके सर से टच करना है और उन दोनों हाथों से अपनी पैरों को होल्ड करके रखना है, दैट्स इट। और उसको 2 से 3 मिनट हवा में रोक के रखना है, दैट्स इट। समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेट दब रहा है, अगेन प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करेगी, एब्डोमिनल सर्जरी वाले लोग नहीं करेंगे, ये चीज समझ में आ गई अब आप, ये आ गई है समझ में चीज कि जो जो नहीं करेगा वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो पता लग गया, मैं बार सेम बार चीज रिपीट नहीं रिपीट हो रही है करूँ। सब में लगभग। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन आर द सेम, बस आसन की पिक्चर ध्यान रखो। अब जो कॉन्ट्राडिक्शन सेम होगा मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, जस्ट मैं आपको बता दूंगी कि आसन देखो और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है आपका सेम है, तो आप उसको ध्यान रखो, ठीक है। मैं बेनिफिट्स बता रही हूँ, क्या बेनिफिट होंगे, आर्म्स, लेग और एब्डोमिनल, इसको स्ट्रेंथ मिलेगा, एक्स्ट्रा फैट कहाँ का, थाइस का कम होगा, कॉन्स्टिपेशन हट जाएगा, एसिडिटी हट जाएगी, डायबिटीज तो कम होगी और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा और बैक पेन जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका डायबिटीज वाला टॉपिक खत्म। अभी तक कोई दिक्कत? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है वो देखेंगे। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है, एक कम टाइम के लिए होने वाली डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज, जहां पर हम देखते हैं, अच्छा ये ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है रेफरेंस के लिए, अस्थमा क्या करता है, आपके नेसल पैसेज, मैंने उस दिन बताया था, ये जो हिस्सा नोज वाला जो हिस्सा है, नेसल पैसेज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, नहीं तो इसे क्या कर देता है बेटा, नैरो कर देता है। नाक तो हमारी सेम दिख रही है पर अंदर से ना ये हिस्सा जहाँ जो पाइप हमारा ज्यादा चौड़ा होता है ना वो और पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, बस इतना ध्यान रखो। एयर पैसेजेस ब्लॉक, मैंने कॉमन लिखा है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है अस्थमा हाँ के जी, कारण। क्यों होता है जी, हमारे अंदर के जो टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के वो सूज जाते हैं, इस वजह से होता है अस्थमा, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इसीलिए। सिम्टम्स यूजुअली क्या है, कैसे हमें पता लगेगा अस्थमा है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ट्रिगर होंगे हम ब्रीथ के लिए, मतलब हम कैसे होंगे, हाफते हैं ना जैसे हम लोग, तो हम हाफेंगे, कफ ज्यादा होगा, वीजिंग ज्यादा होगी, टाइटनेस होगी चेस्ट में, हमें बार बार ऐसा लगेगा कि यार सांस नहीं ली जा रही, सांस नहीं ली जा रही, कफिंग ज्यादा होगी, और कफिंग भी हमें, खांसी भी सबसे ज्यादा कब आएगी, मॉर्निंग में और नाइट में। अस्थमा भी 2 तरीके का होता है, एक होता है एलर्जिक, जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो सकती है, एक होता है नॉन एलर्जिक, ठीक है, ये होता है। अब अस्थमा होने के कारण, ठीक है, मैं आपको बहुत कुछ सीरीज में बता रही हूँ, ऐसे ही इसी तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो अस्थमा होने के क्या कारण है, सिम्टम्स हमें कैसे पता लगता है कि अस्थमा है, सामने वाले को पता लग गया क्या कारण है, इन्फेक्शन हो गया है, कॉमन कोल्ड फ्लू हो गया हो तो अस्थमा है, साइनस की प्रॉब्लम हो लंबे टाइम तक अगर कोई चीज हो रही है, दैट विल बी द अस्थमा, इतना ध्यान रखिए। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी, ये कैसे वाले लोग होते हैं मैं बताती हूँ। मेंटल स्ट्रेस इसमें कहाँ काम करेगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ना आपको अभी 36 जगह में दिख जाएगा, आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा वाला मेंटल स्ट्रेस है, अस्थमा का है, डायबिटीज का, कैसे पता लगाओगे, उसके अंदर कुछ कुछ और कॉमन पॉइंटर्स भी रखूंगा। अगर कॉमन कोल्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा वाला है, ये वाला अस्थमा वाला है, ठीक है, समझे।
अगर मेंटल स्ट्रेस आपका आ रहा है शुगर वाला कि इंसान खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, ये कौन सा वाला आ गया? डायबिटीज वाला मेंटल स्ट्रेस है। तो कुछ कुछ सिम्टम्स और कॉजेज मैंने इसलिए याद रखने के लिए बोले कि ये याद रखने ही है, ठीक है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस ये वाला कौन सा मेंटल स्ट्रेस है? जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग या कुछ बच्चे या कुछ लड़कियां कुछ लड़के आपने कॉमन देखोगे अपने आसपास, जो बहुत ज्यादा ना स्किन प्रोटेक्टिव होते हैं या बॉडी प्रोटेक्टिव, जैसे आप समझो छुई मुई काइंड ऑफ बच्चे, छुई मुई काइंड ऑफ लोग, तो ना वो बाहर निकलना बिल्कुल ही अम्ब्रेला लेके निकलना है, अब तो जी नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा धूप आ गई है, बहुत डस्ट हो गया, मास्क भी पहन के निकल लिए जी, फिर भी हमें लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है, हमें बिल्कुल घर में जाओ, बिल्कुल वो वाले लोगों को स्ट्रेस होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर जी, हाँ जी जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आपके हेरिडेटरी में किसी को अस्थमा है तो उन्हें भी अस्थमा हो सकता है। एलर्जी, एलर्जी की वजह से भी अस्थमा होता है। कॉटन से, डस्ट से, स्मोक से या धुएं से, इन सब चीजों से अस्थमा होता है। तभी हमें बोला जाता है कि भैया सिगरेट मत पियो, हुक्का मत पियो, और भी एक्सवाइजेड जो भी बेकार चीजें हैं जो आपके फेफड़ों को असर डालेंगी वो सब ना करें, तो उस वजह से अस्थमा हो सकता है, ठीक है। अब इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं जी? अब हम इसे ठीक कर सकते हैं 7 तरीके के आसन दिए हैं। कितने तरीके के आसन दिए? 7 तरीके के, जिसमें से हमें एक आसन नहीं करना है। अभी देखते हैं, मैंने पता नहीं आगे अगर मैंने मत्स्य आसन कर रखा होगा तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं यहाँ पर 2 आसन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कौन से आसन? भुजंग आसन और पश्चिमोत्तान आसन। मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मैं नीचे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपसे अगर लॉन्ग आंसर में पूछा जाए अस्थमा क्या है, ठीक है, अस्थमा को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप उसको बताइए। सिंपल भाषा में पूछा जा रहा है 4 नंबर में, तो आप जितना सब कुछ मैंने आपको बताया ना रामायण, ये लिखोगे। अस्थमा क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन रेफरेंस में आ गया, कैसे होता है सिम्टम्स, जैसे मैंने लिखा है सब ऐसे लिखाना, डिट्टो, ठीक है। कॉजेज लिखोगे और कैसे ठीक होगा उसके लिए आप ये सब कुछ प्रिवेंशन का चार्ट बनाओगे। प्रिवेंशन का चार्ट जैसे मैंने आपको दे रखा है ऐसे ही बनाना है, इसके अलावा इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो जैसे मिला हुआ है मेंशन है वैसे ही बनाना है। अब देखो इसमें 7 आसन थे, 7 में से मैंने आपको बोला है कि मैंने आई थिंक 2 आसन छोड़ दिए, नहीं हाँ 4 यहाँ हो गए, 5 6 आसन करने, 7 में से 6 आसन करने, 2 आसन में ऊपर बता चुकी हूँ, 4 आसन मैंने इस पेज पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। पहला है आपका सुखा आसन, आपको आपके दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठना है और अपने हाथों को अपनी नीज पर रखना है, दैट्स इट, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? जो व्यक्ति को बैठने में दिक्कत है वो ये काम नहीं करेगा, सिमिलर, ठीक है। हिप नी इंजरी है, डिस्क है, तो वो नहीं करेगा। इम्प्रूव माइंड, रिलैक्स करता है, बॉडी पोस्चर अच्छा कर देता है, एंजाइटी नहीं होने देता, मसल और बैक पेन को स्ट्रेंथ देता है। चक्रासन, ये किस शेप का दिख रहा है बेटा आपको? डी दिख रहा है? तो चक्र को कैसे समझो, कैसे याद रखो? सी फॉर चक्रासन, सी के बाद क्या आता है? डी। तो चक्रासन कैसा दिखेगा हमें? डी जैसा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? चक्रासन में आपको आपकी कमर को बेंड करते हुए अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टच करने और आपका जो आपका सिर है वो जमीन से टच होगा। नहीं भी हो रहा तो इट्स ओके, फाइन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इसीलिए आपको आंसर की फॉर्म में नोट्स दिए, ठीक है। तो क्या हेल्प करता है? रिड्यूस करता है आपका स्ट्रेस, रिलीफ देता है बैक पेन में, हर्निया में, ठीक है, और किडनी के पेन में रिलीफ मिलता है। इनफर्टिलिटी ठीक करता है, इनफर्टिलिटी कि जब किसी भी मेल या किसी भी फीमेल को कंसीव करने में दिक्कत हो रहा हो या आप बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है तो आप ये आसन करिए, ठीक है। स्ट्रेंथ करता है आर्म को, स्पाइन को और एब्डोमेन को। बट अगर आपको किसी भी तरीके का इश्यू है जो उससे ठीक हो सकता है, जितने भी आसन हैं जिनमें बताया जा रहा है इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये सभी कुछ एक अच्छे गाइडेंस की नजरों के सामने करना चाहिए। नीचे हेल्थ एडवाइस के तौर पर सबमिट लिख देना, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये पोजीशन दिख रही है आपको, ठीक है। इस पोजीशन में कौन से लोग नहीं कर सकते? प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर पाएगी, ठीक है। जिनको बीपी वगैरह है वो नहीं कर पाएंगे। प्रेशर, जिसको माइग्रेन है वो नहीं कर पाएगा, सर में ऐसे ही दर्द रहता है, पूरा उल्टा कर लोगे तो और दर्द हो जाएगा, ठीक है। जो हेडेक है, जिनको
बेंड होने में दिक्कत है पीछे से, वो नहीं कर पाएंगे। पोजीशन देख के दिमाग अपना चलाना कि कैसे कॉन्ट्रडिक्शन बन सकती है, वही कॉन्ट्रडिक्शन जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा वो कॉन्ट्रडिक्शन केसेस है। अब मैं हर किसी के कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आपको आगे नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका गोमुख आसन। गोमुख आसन में कॉमन क्या होता है, आपको आपके हाथ ना पीछे से ऐसे बेंड करने होते हैं। मेरी पोजीशन दिख रही है, मे भी पिक्चर में शायद ना दिख रहा हो, आपको अपने हाथ ऐसे पीछे से जोड़ने होते हैं, ऐसे पीछे लेके, ठीक है। और आपको आपके जो लेग है उससे क्रॉस करना होता है, दैट्स इट। देखो मैंने लिखा है बैक हैंड जॉइंट, लेग्स को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो अब समझ जाओ इस पोजीशन से कि कौन से लोग ये आसन नहीं कर सकते। जिनको शोल्डर में दिक्कत है, जिनको बैक की दिक्कत है, वो ये आसन नहीं कर पाएंगे। इंप्रूव क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप चारों तरफ से टूट फूट रहे हो ना, आगे पीछे हो रहे हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, चेस्ट, रिब्स और हिप पेन इन सबको कम करेगा और रिड्यूस करेगा स्ट्रेस। पर्वत आसन। पर्वत कैसा दिखता है, माउंटेन ऐसे दिखते हैं। माउंटेन आपके कुछ इस शेप के दिखते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप के। तो आपको भी कैसे बनाना है, ऐसे करके कुछ बनाना। पैरों को क्रॉस करके बैठना और हाथों को क्या रखना है, ऊपर रखना है, ठीक है। वही देखो जो दिक्कतें आपको सुखासन में दिखेंगी कॉन्ट्राडिक्शन में, वही आपको इसमें दिखेगी। बैक पेन कम करेगा, टेंशन कम करेगा, हाइट बढ़ाएगा और आपके लंग्स की कैपेसिटी को पक्का 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 पक्का। आगे बढ़ू, चलिए। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, मैंने भी बताया था, बीपी, ठीक है। अब कुछ लोग समझदार लोग, जो लोग बीपी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग हाइपरटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी हाइपरटेंशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में क्या है जी, कौन से खेत की मूली है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये कब होता है, जब आप नर्वस होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कभी गलती से मम्मी या पापा में से किसी बड़े घर के बंदे जिससे आप डरते हो, उसको पूछ ले बेटा आओ जरा बैठो बात कर रही है, हमारे चेहरे पीले हो जाते हैं और हमारे किताबों के पन्ने ऐसे घूमते हैं, जो हमने गलत काम कर रहे होते हैं, तो हमारा बीपी ऊपर नीचे हो रहा होता है। ये वो वाली सिचुएशंस को बता रहे हैं, ठीक है, होता है ये। तो ये क्या है आपका हाइपरटेंशन। सिम्टम्स क्या होते हैं जी इसके जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सिम्टम्स क्या है, अगर हमें पापा ने बिठा लिया रिमांड पे तो सबसे ज्यादा पसीने आएंगे, पसीने पसीने हो रहे होते हैं। ब्रीथनेस, जो हम सांस लेते हैं वो धीरे धीरे होती है, कम कम होती है। कुछ लोगों की जो आईज है वो ना रेड हो जाती है, उसका भी बीपी को दिक्कत होती है। यहाँ पर आईज के कोई किसी भी आईज के ना इस पोर्शन में, जो साइडों वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला साइड के पोर्शन में, वहां पर ना रेड कलर के स्पॉट पड़ने लग जाएंगे, उससे समझना कि उस इंसान को बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। और देखो लिखा है रेडनेस ऑफ फेस, कुछ लोगों का फेस लाल हो जाएगा, कुछ को ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलेंगे, नोज ब्लीडिंग हो जाएगी, उसमें भी स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है। हमें कैसे पता लगेगा कि इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। ये ना मैंने यहाँ पर ना शायद लिखा नहीं है, गलती हुई है मुझसे, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये इम्पैक्ट है। अरे यार, आप वहाँ पर ना अपने पास मेंशन कर लेना, ठीक है, इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट। इफेक्ट या फिर इसको चेक करने का तरीका, ठीक है। ये सारे पॉइंटर्स ना ये यहाँ कवर हो रहे हैं, इस वाले पोजीशन, इस वाले में हो रहे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये वाले सारी चीजें यहाँ कवर हो रही है। हाई बीपी होगा, हार्ट अटैक की दिक्कत हो सकती है, किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल बीपी होता है आपका 120 और 80, 120 ऊपर का, 80 नीचे का, ठीक है। हाई बीपी, ये नॉर्मल बीपी है। हाई बीपी क्या होता है, 140 और 90 हाई है, 140 ऊपर का, 90 नीचे का। किस वजह से होता है जी बीपी की बीमारी क्यों होती है, मेंटल स्ट्रेस, जीवन में बहुत उत्पात मचा रखा है कुछ लोगों ने, तो उनकी वजह से भी होता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवरवेट, जेनेटिक फैक्टर भी, और लड़कियों में ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये एक नया शब्द है, जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस याद रखना,
पॉज, ठीक है, पॉज, ठीक है। ये कुछ कुछ टिपिकल वर्ड्स है वो पकड़ लो कि इनसे ये पॉइंटर्स है, इनसे ये दिक्कत है, तो ये वाली बीमारी है, ठीक है। इसे कैसे, ये हो गया। अब इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रिवेंशन के नाम पर इन लोगों ने हमें 6 आसन दे रखे हैं, जिसमें से मैं आसन नंबर 2 वज्रासन, आसन नंबर 3 पवन मुक्त आसन, आसन नंबर 5 भुजंग आसन ऊपर की शीट्स में मैं कवर करा चुकी हूँ, तो आई विल नॉट कंसिडर इट अगेन। जो आसन आपको, अब आप समझो कि आपको अगर आप कुछ टिपिकल आसन जिस तरीके से मैंने बताया वो याद कर लेते हो, तो आपको सिर्फ वो आसन रिपीट करने हैं अगले प्रॉब्लम में, समझे? ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर कुछ आसन बचे, हम यहाँ पर वही वाले आसन पढ़ेंगे, ठीक है। 6 आसन थे टोटल, 6 में से 3 कवर करा दिए मैंने ऊपर, और अभी 3 यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट है ताड़ आसन। ताड़ आसन में क्या होता है कि आपको सीधे खड़े होना है। ताड़ का ना बेसिकली बेटा एक पेड़ आता है, ताड़ का एक पेड़ होता है, सॉरी, तो ताड़ का पेड़ ना बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो आप इस पोजीशन में भी आपको कैसे रहना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, और आपको ना आपके हाथों को जोड़ना है बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या होगा, इससे आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री रहेगी, पोजीशन इंप्रूव होगी। और जिन लोगों के फ्लैट फीट है, पैरों की ना एक शेप होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर टोज होते हैं, फिर थोड़ा सा बेंड होता है, फिर नीचे एड़ियां आ जाती है, ऐसे करके शेप बनी होती है ना पैरों की, एक कुछ है ना। यहाँ पर मेरी ड्राइंग इसमें थोड़ी बेकार है, बट ऐसी कुछ शेप होती है। पर जिन कुछ लोगों के पैर सीधे होते हैं उनको ये वाला आसन कराया जाता है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, अगर प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आ रही है, फ्लैट फीट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर हाईलाइटर पॉइंट क्या है हमारा, फ्लैट फीट, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ताड़ासन ध्यान रखना है। बैक पेन थिक आपको स्ट्रेंथ देता है थाइस की तरफ, नीज की तरफ, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को ठीक करता है ये आसन। अब कौन से लोग नहीं कर सकते जी? अगर आप ध्यान से देखोगे, दिमाग लगाओगे, तो ऑलमोस्ट सारे आसन प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर पा रही है, तो प्रेग्नेंट वुमन सब में डाल देना, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर पाएगी, जिसको इंजरीज होगी, जिसको लो बीपी होगा, वो ये आसन नहीं करेगा। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन में हमने क्या देखा था, सी फॉर चक्र, उसके आगे क्या बनता है, सी के बाद क्या आता है, डी। तो ये डी में चक्रासन में क्या था, पूरा हम डी बन रहे थे। अर्ध में क्या होगा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, तो हम इसमें क्या बनेंगे, आधा डी बनेंगे। आधा डी कैसा होता है बेटा, हाफ बनाना है आपको, जैसे ऐसे होते हैं हम ऐसा बनाते हैं ना, ऐसा, तो ऐसा ही डी दिखेगा। बस आपकी पोजीशन, मैंने इस पोजीशन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ नीचे जमीन है, यहाँ आपके पैर आएंगे, आपको आपकी जो हैंड मूवमेंट है, आपको आपके हैंड्स आपके हिप एरिया, नहीं तो हिप एरिया से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ आपका टेल बोन होता है, ठीक है, टेल बोन के ऊपर रखने हैं। और आपको आपका पूरा बॉडी पोस्चर क्या है, थोड़ा सा बेंड करते हुए नीचे की तरफ जाना, पूरा टच नहीं करना, थोड़ा बेंड होना है बस, ठीक है। तो ये कौन नहीं करेगा, एज यूजुअल ये वाले ताड़ासन वाले लोग, या जो चक्रासन वाले लोग हैं, वो ये वाला आसन नहीं करेंगे। क्या ठीक करेगा, हार्ट रेट ठीक कर देगा, लेग्स में जो पेन है वो कम कर देगा, टेंशन कम कर देगा, हाइपरटेंशन बीपी ठीक कर देगा, आस्थमा ठीक कर देगा, बैक पेन ठीक कर देगा, स्पाइन, अगर आप देख रहे होगे 90% स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉमन आसन आ रहे हैं, सबके अंदर ठीक हो रही है। सब ये बीमारियां कॉमन आप सब में डाल सकते हो, ठीक है। शव आसन, नाम से ही समझ में आ रहा है, शव का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ, शव का मतलब क्या होता है, लेटना बिना उसके, रिलैक्स हो गए एकदम। शव का मतलब होता है लाश। हम लास्ट वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा था मैं, शक्कर उसको दूसरे उसमें यूज कर रहा हाँ, हूँ, कोई बट दिक्कत बता रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है, पर मैं आपको कॉमन बता रही हूँ, ठीक है। शव का मतलब होता है जैसे लाश बन के लेट जाते हैं ना हम, तो वैसा ही कुछ होता है। शव का आसन, शव आसन में आपको करना क्या होता है, बेसिकली बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाओ, आप अपने हाथों को पैरों को बिल्कुल फ्री कर दो और फिर आराम से लेटो, ये होता है शवासन, ठीक है। रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को, हेल्प करेगा कंसंट्रेशन को, मेमोरी बूस्ट करता है, हाइपरटेंशन तो खत्म, जब आप रिलैक्स होते हो तो किस बात की टेंशन होती है, किसी चीज की टेंशन नहीं होती, बीपी खत्म कर देगा, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन वही भाई, जिसकी इंसान की बैक इश्यूज है, प्रॉपर फ्रैक्चर है या स्लिप डिस्क है, पेन वगैरह है, वो ये लोग ना करे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट
टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज आर द बैक पेन। बैक पेन किसी को भी है तो वो व्यक्ति क्या क्या करे, ठीक है। कैसे होता है बैक पेन? भैया सबसे पहली बात तो स्पाइनल नर्व पे प्रेशर आता है, रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा प्रेशर आता है, हमारे लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं। लिगामेंट मतलब छोटी छोटी तरीके की जो नसें होती हैं, इंटरनल नसों को हम ऐसा बोल सकते हो, आपकी लिगामेंट्स को क्या कह सकते हैं, ठीक है, वो डैमेज कर देते हैं। जब आपकी डिस्क जो है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, और स्टिफ, स्टिफ मतलब होता है अकड़ जाती। कभी कभी आप देखोगे हम ना घंटे भर लगातार उठ के बैठे और हमारी कमर यूं ही अकड़ गई, भाई साहब यूं ही चल रहे हैं हम, ऐसे इस एक ही पोजीशन में खड़े होकर चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिफनेस। हमारी मसल्स एक जगह स्टोर होकर स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द सर्वाइकल पेन। कहाँ से स्टार्ट होता है? सर्वाइकल पेन से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके आपकी बैक में आएगा, बैक से आते आते आपके पूरा नीचे लोअर बैक तक आ जाएगा, वहां पर होता है। कॉजेज क्या क्या होते हैं, किस वजह से होता है जी, क्या कारण है? यहाँ पर आता है आपका रॉन्ग पोस्चर, जैसे मन चाहा जैसे दिल करा वैसे बैठ लिए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा। ओवरवेट, आप ओवरवेट हो गए, ओवरवेट होंगे तभी हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जी। ये सब कड़ियां है, कड़ियां मतलब होता है कड़ी जो एक दूसरे को लिंक कर रही है। ये दीज आर द सम बॉक्सेस और दीज आर लाइक अ चेन विच आर इंटरैक्ट और लिंक्ड बिटवीन देम, ठीक है। अगर आप ओवरवेटेड हो तो आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने की कोशिश करते हो, कंफर्टेबल पोजीशन में लगातार बैठोगे तो आपको बैक पेन होगा। दिस इज कॉल योर लाइफस्टाइल, ठीक है। आप ओवरवेटेड हो, लाइफस्टाइल है, स्लिप डिस्क है, इमोशनल स्ट्रेस। जिस व्यक्ति को इमोशनल स्ट्रेस है उसे बार बार सोने का मन करेगा, सोने का नहीं करेगा मन तो आप समझो उसे बार बार ऐसा होगा, यार बार बार मैं दुखी हूँ, लोनली फील करेगा वो बार बार, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर ये ज्यादा हमें देखने को मिलता है बैक पेन ड्यू टू द बेबी, ठीक है। अब हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं जी? इसे हम ठीक कर सकते हैं प्रिवेंशन। यहाँ पे 5 तरीके के आसन के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। 5 में से मैंने पहला, दूसरा और 5वां, ये तीनों आसन मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इन 3 आसनों को ऊपर से याद करना है और नीचे प्रिवेंशन में एक्सप्लेन करना है। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। मैंने आपको वही सेम चीज रिपीट करी तो मैं नहीं करूंगी। और अदर फैक्टर्स में जब आप ये प्रॉपर 3 आसन अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने बताया, टू डू भी क्या करोगे, पिक्चर बनाओगे, बेनिफिट लिखोगे, कॉन्ट्राडिक्शन लिखोगे, ये इतने में ही आपका पेज भर जाएगा। अगर आपको लगता है बस तो इतना ही याद रखो, दैट इज फ्रूटफुल, इससे ज्यादा मत करो। और फिर भी अगर आपको लग रहा है, नीचे डालो 2 पॉइंट अदर डाल के, इसमें 2 नाम, सिर्फ नाम मेंशन कर दो, ठीक है। शालभासन और वक्रासन, ठीक है। शालभासन और वक्रासन, अगर कल को पूछा भी जाए तो कुछ नहीं है। शालभासन मतलब होता है कि आप बिल्कुल सीधे लेटे हो, बस आपने हाथ थोड़े से जमीन पे ऊपर रखे और गर्दन थोड़ी सी ऊपर करिए, दैट्स इट, इतना होता है, ठीक है। वक्रासन कोई जरूरत नहीं है मेंशन मत करना। पोजीशन अभी मैं यहाँ समझाऊंगी तो भी समझ नहीं आएगी और मैं लास्ट में आपको मना ही करूँ तो मत ही लिखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आसन लिखो, बहुत है, इतना ही है। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। ये चैप्टर के अंदर 6 टॉपिक थे। इस पूरे 6 टॉपिक को जो आपने मुझे बुक भेजी थी, मैंने वो पूरी बुक इससे कवर करी है, ठीक है। और आपको नोट्स भी मिल गए हैं, वो पूरा चैप्टर इससे प्रॉपरली कवर हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, नाउ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, अब मैं माइक बंद कर रही हूँ, आप मुझसे पूछ जाओ और बता दो। कोई क्वेश्चन नहीं है? कल पूछ लूंगा, कुछ होगा तो डाउट एक बार रिवाइज ठीक है। करके। अभी इतना समझ में आ गया? आ गया ये सब, ठीक है। तो अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा वो आपको ऐसे ही मिलेगा, हम ऐसे ही कवर करेंगे। ठीक है। बुक मत उठाना, कोई जरूरत नहीं बुक उठाने की, सिर्फ पीडीएफ उठाना और नोट्स उठाना। अगर आपको लगे कि मुझे पढ़ना है तो जो नोट मैं अभी आपको कल दूंगी, मतलब आपको कल इवनिंग तक नहीं तो मॉर्निंग में मिल जाएंगे वो नोट्स बैठ के प्रिंट करा लेना, वो वाले नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। इतने आप कल में क्या काम करोगे? कल मैं चारों की इकोनॉमिक्स की क्लास हो जाए, उसका भी एक बार ट्रायल हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स, कल मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लूंगी, डोंट वरी। कल मैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देती हूँ, जो मैंने आपको बोला था, जिसके पेजेस नहीं, गए वो हैं। जो मैंने चैप्टर 3 दिया था ना, उसका नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट वाला, माइक्रो में से।
कुछ वो चैप्टर हमें वो ही इकोनॉमिक्स में से भी स्किप करने हैं। था। कुछ चैप्टर हम इकोनॉमिक्स में से भी स्किप मारेंगे। मेन वो मत मानना, उसमें से क्वेश्चन आए थे इस बार पेपर में भी। नहीं, मैं 2 क्वेश्चन मारूंगी आए नहीं थे, वो भी बेटा। 5 मार्कर में। हाँ, मैं मना न्यूमेरिकल्स नहीं थे कर रही, उसमें। मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ, हम कुछ चैप्टर स्किप मारेंगे। बट आई एम टेलिंग यू कि नेशनल इनकम जो चैप्टर है आप उसे छोड़ दो, मैं जस्ट आपको एडवाइस कर रही हूँ। मैं पढ़ा दूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मेरी मानो तो उसे छोड़ दो। क्योंकि अगर आप मान के चलो 80 नंबर का पेपर भी है, अगर हम मान रहे हैं 80 नंबर का तो पेपर, दस उसमें से अगर आपने दो, नंबर का आया था उसमें से। अगर मैं वही बता रही हूँ, अगर 80 नंबर का पेपर भी है, अगर आपने 10 से 12 नंबर के एमसीक्यूज, या फिर मैं नॉर्मल बता रही हूँ, सब कुछ मिला मिलू के नेशनल इनकम हद मार के बेटा 15, नहीं तो मैं 15 भी ज्यादा बता रही हूँ, 12 नंबर का बैठ रहा है, या 13 14 नंबर का, 15 नंबर का बैठ रहा है। अगर आपके 80 में से 15 भी डायरेक्ट छोड़ रहे हो, तो भी आपको पूरे पूरे आगे के पूरे नंबर से, तो आप वो पोर्शन कवर करो जिसमें आप अच्छे से याद करके लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक ठीक है। मैं मना नहीं कर रही हूँ। लास्ट में जब एक बार हमारे कोर्स के हिसाब से चीजें वाइंड अप हो जाएंगी, जब खत्म हो जाएंगी, मैं नेशनल इनकम के कुछ टॉपिक उठा करके, जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं, या जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, या किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फॉर्मूला कैसे पुट करना है, कैसे करना है, मैं लास्ट में वो आपको एक वीडियो दे दूंगी, नहीं तो मैं उसकी क्लास ले लूंगी, हम उसमें ठीक। से वो कवर कर लेंगे। बट मेरी मानो तो जो क्वेश्चन याद करके लिखने वाला पोर्शन है दोनों ही सब्जेक्ट्स का, वो याद करो और लिखना चालू करो। अब आज बैठ के आप क्या काम करना, कल की क्लास में इकोनॉमिक्स की लूंगी, ठीक है? आई एम ट्राइंग कि मैं बैंकिंग वाले की लूँ, नहीं तो मैं मनी वाला चैप्टर उठाऊँ, ठीक है? क्योंकि वो आता है, उसमें डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे, मनी एंड समझने वाली बैंकिंग, कहानी भी हाँ बहुत ठीक सारी। ठीक है ठीक है। नहीं, मनी एंड बैंकिंग ठीक है, उसकी रिवीजन भी हो जाएगी एक बार ही। मनी एंड बैंकिंग ठीक है कुछ चैप्टर। ठीक है, तो मैं वो चैप्टर उठा लेती हूँ। इतने आप कल क्लास में मेन ऐसे ही मैंने लूंगी आराम से उसमें तसल्ली मनी से। एंड बैंकिंग में यही है ना कि कितने टाइप के बैंक हैं, वो है उसके बारे में तो। उसके कुछ आपको मैं उसके कुछ हर चैप्टर के मैं आपको कुछ निमोनिक्स भी बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी याद करने के तरीके, कि मैं आपको ना सिर्फ कुछ कोड्स वर्ड दूंगी उसी चैप्टर में से। जैसे मैंने बैंक दिया, या फिर मैंने टैक्स दिया, तो टैक्स TAX होता है, तीन टाइप टी के बैंक से होते हैं, क्या, वो 2 टाइप के बैंक होते हैं, एक आरबीआई और एक। कमर्शियल। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल बैंक डोंट एंड वरी। कमर्शियल बैंक बस। हाँ, वेरी गुड। तो आप थोड़ा सा बैकअप अपने पास से भी लेना, बाकी मैं कराऊंगी। अब आप कल के दिन बैठ के क्या याद करोगे, ठीक। ये चैप्टर आपका पूरा फिजिकल एजुकेशन का कवर हो चुका है, आपके पास नोट्स हैं, जैसे जिस पोजीशन में है उसे याद करिए, तमीज में याद करो, हमें पास होना है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं पढ़ाने की मना करूँ, बट वी विल स्किप द चैप्टर्स, हम चैप्टर स्किप करेंगे, पर जो चैप्टर करेंगे वो तमीज से करेंगे, ढंग से करेंगे, पास होंगे, ठीक है? ये याद कीजिए और कल तक मुझे लिख के भेजिए, और कल आपको मैं मनी एंड बैंकिंग के नोट्स दे दूंगी, या लिख आपके के क्या पास भेजना नोट्स है? हैं याद, ये जो मैंने आपको भेजी है, जो आज पढ़ाया है, जैसे डायबिटीज वाला पोर्शन पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, ये तो मैं इसको रिवाइज कर लूँ ना, इसमें लिखना क्या है इसमें? याद करके लिख लो, नहीं तो रिवाइज करो, जैसे मर्जी हो। मेरे कहने का मतलब है कि कल को मैं आपको टेस्ट दूं तो आप अटेम्प्ट करने वाली हालत में हो, हाँ ठीक है। ठीक है? बट मेरी मानो आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग बेनिफिट होती है, आंसर राइटिंग करोगे तो हाथ खुलेगा। ठीक। आंसर राइटिंग करो, और बाकी कल अगर आपके पास मनी बैंकिंग के नोट्स पड़े हैं, आपने कभी बनाए हो, आपके पास हो, तो वो मुझे भेज देना, मैं उससे भी आपको गोल नहीं, गोल वो करा दूंगी। ऐसे काम की नहीं है, उसमें ज्यादातर डायग्राम ही बना रखे हैं मैंने भी। मैं जहाँ पहले ठीक करता है, था तो फिर मैं, वो ऐसे ही थे वो। आप बना लेना अपने उसके नोट्स। अच्छा ठीक है, मैं नोट्स वगैरह बना के आपको PDF भेज दूंगी मनी एंड बैंकिंग का, फिर मैं इससे कराती हूँ, ठीक है? ठीक है। चलिए, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, ओके? अगर कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा। ठीक है, चलिए, ठीक। महक से बात करा दो एक बार मेरी। एक बार उसको फोन पे कर लो आप कॉल। बात करनी है, ले कर ले पकड़। हेलो। ऊपर से कर लेना, ऊपर आकर दोनों। हाँ जी, कौन है? हेलो। योगिता दीदी को आवाज लगा लो।
महक, मैंने इसे फिजिकल एजुकेशन का एक चैप्टर करा दिया है, कंप्लीटेड है। जो नोट्स मैंने दिए थे वही नोट्स मैंने इसे पढ़ के समझा के करा दिए हैं। मैंने इसे रिटर्न वर्क दिया है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने इसे रिटर्न वर्क दिया है, ये याद करके लिख के देखेगा। ठीक है, ना लिख के देखे तो ट्राई करो, उसको मैंने बोला है लिख के मुझे भेजेगा, वैसे मुझे लगता है भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बस अपडेट दे रही हूँ, मैंने एक चैप्टर करा दिया, कल मैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कराऊंगी स्टार्ट। और कुछ चैप्टर्स सी सुनो मेरी बात ध्यान से, हम पूरी बुक तो नहीं कर सकते क्योंकि ना ही टाइम है पूरी बुक करने का और ना ही हम पूरी बुक रट सकते हैं। तो इट्स बेटर, जैसे फिजिकल एजुकेशन में 10 चैप्टर हैं तो हम 7 चैप्टर करने वाले हैं। वी आर ट्राइंग कि हम 8 करें, पर वो 7 चैप्टर हम तमीज से करने वाले हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की 2 बुक है, मैं कुछ कुछ चैप्टर के कुछ कुछ पोर्शंस या कुछ कुछ चैप्टर्स पूरे पूरे स्किप करवाऊंगी। जैसे मैंने बोला है कि मैं नेशनल इनकम पूरा हटवा रही हूँ, पूरा हटवा रही हूँ से मतलब है ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं पढ़ा नहीं सकती। नाउ माई पॉइंट इज दैट कि जितना पोर्शन आप याद करके लिखने वाला कवर कर सकते हो वो वाला खींच लो, इन टर्म्स ऑफ कि आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि नेशनल इनकम करने में पूरा टाइम चाहिए। मैं लास्ट में नेशनल इनकम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना वो टॉपिक मैं बता दूंगी। पर मेरी मानो तो नेशनल इनकम स्किप करो, स्किप करना ज़्यादा बेनिफिट है रादर देन कि आप दूसरे टॉपिक्स को कवर करो, क्योंकि नेशनल इनकम पूरे 80 नंबर के पेपर में से मुश्किल 10 से 15 नंबर खींच रहा है, और बाकी 60 नंबर हमारे हाथ में है। पास होने के लिए 60 नंबर बहुत होते हैं। जो स्किप कराना है वो अपने हिसाब से देख लो, जो सही लगे, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक बार देखो, इंडेक्स खोल के बैठो, एक बार आराम से तसल्ली से फ्री होके एक बार बुक देखो, उसने सही बताया होगा, ऐसा वो गलत तो बताएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं, वो सही बता रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बाकी मैं सही प्रॉपर फीडबैक तो दूँ। किया, मतलब वो कैच किया है। अभी तक तो मैंने उसको 2 क्वेश्चन जो दिए थे उसने मुझे याद करके लिख के दिए हैं।